अच्छा, हमेशा की तरह पहले तरह क्लियर कर लें, आवाज़ वगैरह ठीक है, तो फिर हम आगे प्रोसीड करें। अच्छा जी, ये नहीं है, ये तो मैथ चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन आज क्या होगा, पहले वो डिसाइड कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कि हमने कैसे लेकर चलना है इसको। तो सबसे पहले जो हमारे रह गए हैं एक्सपेरिमेंट्स, एक दो मेजर, उनको देखेंगे। फिर कुछ डाउट्स हैं आपके, स्पेशली पोटेंशियोमीटर स्लाइड वर्बिज में, उन चीज़ों को और ग्राफ के स्पेशली कुछ क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। जी बिल्कुल, सारी रिवीजन इंशाल्लाह। ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी करवाना है। बायोलॉजी का भी करेंगे, हाँ जी ट्राई करता हूँ बायोलॉजी का भी कुछ। ड्राइंग टेंजेंट एंड फाइंडिंग द वैल्यूज़, चले वो भी बता दूंगा। सेक्शन ए के 2 प्रैक्टिकल, बिल्कुल वही है, सेक्शन ए के 2 प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, ड्राइंग टेंजेंट्स को भी करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? कमेंट्स अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, और कोशिश करें आप लोग भी ज़्यादा जो है वो कमेंट्स की तरफ ध्यान ना दें। अब स्क्रीन पे देखना है हमने। जो एक्सपेरिमेंट्स 2 रह गए हैं करने, उनमें से एक बहुत आसान है, और मेरी पूरी दुआ है कि ये प्रैक्टिकल आपका पेपर में कल आ जाए, नंबर 6, तो बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए अगर ये वाला आ गया तो। इसके अलावा नंबर 4 है, ये भी आसान है, थोड़ी सी इसमें थ्योरी अगर आप समझ जाएंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पहले हम नंबर 6 ही कर लेते हैं जो आसान है। नंबर 6 को पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद नंबर 4 की तरफ आएंगे। नंबर 6 क्या है, अगर आप कैपेसिटर्स को कनेक्ट करें, एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को, 2, 3, 4 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें, और उनको बजाय किसी डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करने के किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करें, तो कैपेसिटेंस और करंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो बार बार आप लोगों का आ रहा था वो भी क्लियर हो जाएगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का भी, तो उसको भी हम इंशाल्लाह इधर ही क्लियर कर लेंगे, ठीक है? अच्छा चले, अभी आप देखेंगे जब 6 वाला मैं करवाऊंगा ना, तो आप कहेंगे इसी में से आना चाहिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, रीज़न बताता हूँ, सुने पहले। रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड कैपेसिटेंस व्हेन डिफरेंट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस एसी। ये जब परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स होते थे तो मैं स्टूडेंट्स को कहता था, आपको चॉइस दी जाती थी उसमें, तो मैंने कहता था यार ये एक्सपेरिमेंट आए ना तो आपने आंखें बंद करके ना ये एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि इस पर वर्किंग ना होने के बराबर है और कैलकुलेशन ना होने के बराबर है। कैपेसिटर्स में से ना डीसी करंट पास नहीं हो सकता। अब वाइवा के भी आप लोग बार बार पूछते हैं ना, क्वेश्चंस करने चाहिए नहीं क्वेश्चन करने चाहिए, जो मैं क्वेश्चंस ये बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली ये वाइवा क्वेश्चंस इन्हीं में से, वाइवा में से आप मिल जाएंगे। मैंने सारे पढ़े नहीं है, ज़ाहिर है बहुत अच्छे टीचर्स के ये नोट्स हैं तो उन्होंने बड़ा देखभाल के वो क्वेश्चन सारे निकाल के रखे होते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन आप पढ़ते फिरें। तो जो वाइवा में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़रा पूछे जाएंगे पेपर में, लॉन्ग में लाजमी पूछे जाएंगे, तो वो साथ साथ बता रहा हूँ। पहली बात कि डीसी करंट जो है वो पास नहीं हो सकता किसी कैपेसिटर में से। जब डीसी वोल्टेज लगाएंगे, डीसी बैटरी कनेक्ट करेंगे किसी कैपेसिटर के साथ, तो वो एज ओपन स्विच एक्ट करने लग जाएगा, यानी करंट फ्लो नहीं करेगा उसमें से। एसी जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एसी वोल्टेज अप्लाई करने की सूरत में कैपेसिटर में से करंट फ्लो करता है। तो सबसे पहले इसकी सर्किट डायग्राम देख लें। सर्किट डायग्राम में हमने 220 वोल्ट मेन एसी से एक स्विच हमने लेना है, वो मेन सॉकेट के अंदर लगा देना है। लेकिन उसके बाद आगे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है? अब ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वैसे यहाँ कॉइल्स शो होनी चाहिए थी, रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन पर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उस एसी वोल्टेज 220 को कम करके 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देता है। पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ, वो बता देगा हमें कि यहाँ वोल्टेज कितनी है, लेकिन हमें वोल्टेज से कोई खास गर्ज नहीं है। उसके बाद हमने ये 1, 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी लगा लें कैपेसिटर्स पैरेलल में लगाए हुए हैं, और आप देख सकते हैं हर कैपेसिटर के साथ ना एक की लगी हुई है, K1, K2, K3। वैसे 3 कैपेसिटर्स वाला ऑपरेटर ज़्यादातर होता है या 4 वाला, लेकिन 5 भी 6 भी जितने मर्जी लगा लें। अब करना ये हमने,
ये एक की को यहाँ से ना क्लोज करना है, इस एक की को क्लोज करना है। तो क्या होगा, जो एसी करंट होगा वो इस की में से गुजरेगा और कैपेसिटर में से गुजरेगा, और एमीटर में बता देगा कितना करंट गुजर रहा है इसमें से। कैपेसिटर के ऊपर उसकी कैपेसिटेंस लिखी होती है, आपके लिए तो और आसानी है, आपको पेपर में कैपेसिटेंस वो बता ही देंगे कितनी कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस बता दी, उसके साथ करंट आपको एमीटर ने बता दिया। आपने दो कॉलम बनाए, एक कैपेसिटेंस का कॉलम बनाया, एक करंट का कॉलम बनाया। कैपेसिटेंस की यूनिट यूजुअली माइक्रोफैरड्स में दी हुई होती है, तो उसको माइक्रोफैरड में ही फ़िलहाल के लिए रहने दें। करंट यूजुअली मिली एम्पेयर्स में होता है, तो उसको मिली एम्पेयर्स में ही रहने दें। उसके बाद तीसरे कॉलम में आपने सिर्फ इनकी रेशो लेनी। रेशो किस चीज़ की लेनी, देखें यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी है, करंट जो पास कर रहा है कैपेसिटर में से वो प्रोपोर्शनल टू है कैपेसिटेंस के। जितनी कैपेसिटेंस हाई होगी उतना हाई करंट होगा, तो करंट प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करंट आई इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट के टाइम्स द कैपेसिटेंस सी। तो अब आई ओवर सी शुड बी कांस्टेंट, तो मेरा आखिरी कॉलम बनता है आई ओवर सी। रेशियो ऑफ करंट टू द कैपेसिटेंस शुड बी कांस्टेंट। ये आखिरी, ये तीन कॉलम है इसमें बस। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन हो, करंट की वैल्यू गिवन हो, तो उनको डिवाइड करना ये सिर्फ आपका काम हो, तो इससे ज़्यादा आसान क्या काम होगा। या ज़्यादा से ज़्यादा इससे एक स्टेप आगे क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दे देंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ सुन लें। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का एक्सपेरिमेंट के अंदर से आपको पता चलता है, करंट इंक्रीज तब होगा जब कैपेसिटेंस इंक्रीज करेंगे। यानी अगर पहला कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरड, तीसरे की है लेट से 4.5 माइक्रोफैरड। तो जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है, एमीटर जब उसमें से करंट गुजरेगा तो ज़्यादा रीडिंग शो करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि करंट डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस के ऊपर। तो करंट हो गया डिपेंडेंट और कैपेसिटेंस होगी इंडिपेंडेंट। अब आपने जब ग्राफ ड्रॉ करना है इस एक्सपेरिमेंट में, तो क्या करना है, ग्राफ में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको आप वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो आपने करंट को ले लिया वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आपने ले लिया कैपेसिटेंस को। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ वैल्यूज से ही आएगा, सारी बात अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो ओरिजिन में से पास हो रहा होगा। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओरिजिन में से पास होना इस चीज़ की निशानी है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। ये इसमें आपने प्रूव करना होगा। अब नीचे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो साथ साथ देखेंगे। जैसे देखें कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, उसको माइक्रोफैरड से फैरड में कन्वर्ट का कहा गया है, पेपर में कहा गया तो कर लेना, ना कहा गया तो माइक्रोफैरड में भी ठीक है, कोई मसला नहीं। मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करना है तो मिली 10⁻³ होता है, साथ बस उनके 10⁻³ लिख देना है। और आखिर में आपने रेशो लेनी है आई ओवर सी की, तो आई को सी से डिवाइड कर दें, एम्पेयर वाले करंट को फैरड वाली कैपेसिटेंस से डिवाइड करते चले जाएँ, आई ओवर सी आ जाएगा। और जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो अब इसमें देख लें कितना कुछ प्रॉब्लम है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। अब इसमें वाइवा में जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादातर थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ये सारा कुछ पढ़ने की जरूरत। अब ये जैसे है कि कैपेसिटेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो ओरिएंटेशन ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। ज़ाहिर है उसका दरमियान में डाइलेक्ट्रिक क्या है, एरिया क्या है और डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है, इसके ऊपर कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको थ्योरी में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसलिए प्रैक्टिकल में मुश्किल है इसमें से है वैसे। अच्छा जी, आगे देखते हैं। इसके मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं। हाँ, ये ज़रूर याद रखिएगा, जब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट होती है, और जब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो कैसे होती है। जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ के अंदर, तो फॉर्मूला आप ये वाला यूज़ करते हैं, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 + 1/c2 अप टू 1/cn। और जब आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज जस्ट द सम ऑफ द कैपेसिटेंसेस C1 C2 और C3, या जितने भी हैं आगे वो हैं, ठीक है। अच्छा, ग्राफ अभी बता देता हूँ, ग्राफ में सिखा देता हूँ।
के मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं जी। फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ, कंप्लीट द टेबल। अच्छा चलें, ये जो सामने आ रहा है ना टेबल, इसी के अंदर वैल्यूज़ हम जो है वो पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे अभी बताया कि आपने करंट और कैपेसिटेंस में से किसको एक्स एक्सिस पे लेना है और किसको वाई एक्सिस पे लेना है। तो आपने यहाँ पर करंट को इधर लेना है, कैपेसिटेंस को इधर लेना है। मेरे पास परफेक्ट ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी वैल्यूज़ को देखते हुए यहाँ एक स्केल जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब स्केल क्या सेलेक्ट करता हूँ, कैपेसिटेंस मुझे नज़र आ रही है 0.01, 0.02, 0.03 है, तो मैं एक ब्लॉक जो है, एक बिग बॉक्स जो है उसको 0.01 ले लूँगा। दूसरा जो ब्लॉक है उसको 0.02 ले लूँगा। तीसरा 0.03 ले लूँगा, ठीक है, 0.04 ले लूँगा। अच्छा, एक गलती जो आप ग्राफ ड्रॉ करते हुए करते हैं स्केल सेलेक्ट करते हुए, यहाँ तो चलो ये रेगुलर इंटरवल्स है ना। अगर बिलफर्स यहाँ पर 0.01 के बजाय, यहाँ 0.02 के बजाय ये रेटिंग होती है 0.03 और ये होती है 0.04, फिर ये होती है 0.06, तो आपने अपनी ये वाली वैल्यूज़ यहाँ से उठा के यहाँ स्केल पे नहीं रख लेनी होती। ये बहुत स्टूडेंट्स को मैंने ये गलती करते हुए देखा है। आपने एक ब्लॉक का जो भी वैल्यू एक ब्लॉक की रखी है, यानी 0.01 एक ब्लॉक का डिस्टेंस रखा है, तो अगले ब्लॉक का भी 0.01 ही होगा, उससे अगले का भी 0.01 ही डिफरेंस होगा। ये सबसे पहली बात है, बहुत बेसिक चीज़ है ग्राफ में, लेकिन चलें बहरहाल बता दिया। उसके बाद वाई एक्सिस में मैंने देखा करंट 4, 8, 12, तो मैंने यही स्केल ले ली यहाँ पर 4। इसके बाद ये ब्लॉक जो है वो 8 पे जाएगा, ये ब्लॉक जो है 12 पे जाएगा, ये ब्लॉक जो है वो 16 के ऊपर जाएगा, और ज़ाहिर है ये वाला ब्लॉक जो है वो 20 और 24 के ऊपर जाएगा। अब बहुत आसान है, 0.01 को मैंने कैपेसिटेंस ली और 4 उस पर करंट है, तो 0.01 पे 4 ये मेरा पहला यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 0.02 पे 8 ये मेरा यहाँ से दूसरा वाला ये आ जाएगा। 0.03 पे 12 एंड सो ऑन। इन पॉइंट्स को मैं आगे प्लॉट करता जाऊँ तो ये देख लें आसानी से ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ये खैर बहुत सीधी सादी वैल्यूज़ थी, इस वजह से शायद आसानी से बन गया। आगे थोड़ा सा टफ आएगा ग्राफ, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाता हूँ वो कैसे बनाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद टेबल को कंप्लीट भी आप कर लेंगे, ग्राफ भी आप ड्रॉ कर लेंगे। व्हाट डज द शेप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट? द शेप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड कैपेसिटेंस। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, ये हमें बताता है। फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब स्लोप ग्राफ के ऊपर जो लाइन आपने ड्रॉ की है उसकी कोई दो वैल्यूज़ ले लें, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा आसान तरीका बताता हूँ। आप यहाँ टेबल में से ना ये पहली वैल्यू ये उठाएं, पहली वैल्यू, और ये आखिरी वैल्यू ये उठाएं, ये दोनों वैल्यूज़ उठाएं, ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए अगेन कि करंट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है और कैपेसिटेंस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो स्लोप क्या होती है? चेंज इन वाई एक्सिस यानी y2 माइनस y1 ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस यानी x2 माइनस x1। स्लोप वाला भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा पॉइंट, आप लोगों ने वो भी पूछा हुआ है। तो y2 का मतलब है दूसरे पॉइंट पे जो y एक्सिस की यानी करंट की वैल्यू है वो है 24, तो 24 y2 है, इसमें से माइनस करूँगा y1 जो कि है 4, तो 24 माइनस 4 ये आ जाएगा चेंज इन द करंट वैल्यूज़ ओवर चेंज इन द एक्स एक्सिस वैल्यूज़। एक्स एक्सिस पे कैपेसिटेंस ली हुई है, तो 0.06 है ये x2 है और 0.01 जो है ये x1 है, तो 0.06 डिवाइड बाय माइनस 0.01 कर देंगे, 24 माइनस 4 ये आ जाएगा 20, 0.06 माइनस 0.01 ये आ जाएगा 0.05, तो 20 को 0.05 से आप डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 10 टू पावर ऑफ -2 आ जाएगा, ये स्लोप आ जाएगी, ठीक है। यानी इस किस्म के इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक और वर्कशीट के क्वेश्चन साथ देख लेते हैं। प्लॉट है ग्राफ बिटवीन कैपेसिटेंस एंड करंट, ये भी बता दिया मैंने आपको। वट यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ, इन्फरेंस इसकी ये है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, ये इसकी इन्फरेंस है। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विच क्वांटिटी रिमेन्स द सेम एंड विच क्वांटिटी चेंजेस। अच्छा, ये थ्योरी का क्वेश्चन है अगेन। जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज़ में लगाते हैं, चलें दोनों बातें यहाँ पे डायग्राम समेत बना के दिखा देता हूँ, ये लिख देता हूँ। अगर आपने कैपेसिटर्स को सीरीज़ में लगाया है तो सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है क्योंकि एक ही रास्ता है चार्ज के फ़्लो करने का। तो सीरीज़ में क्या होता है, चार्ज सेम रहता है लेकिन वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डिवाइड हो जाता है, ये सीरीज़ के अंदर होता है। और इसका उलट जो है वो पैरेलल के अंदर होगा। ज़ाहिर है पैरेलल के अंदर क्या होगा, पैरेलल के अंदर चार्ज डिफरेंट होता है कैपेसिटर के ऊपर और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है।
अच्छा जी, वाई कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीलिंग फ़ैन। अगेन ये थ्योरी का क्वेश्चन है। तो सीलिंग फ़ैन में इसलिए होता है कि चार्ज स्टोर करके जो स्टार्टर वाली मोटर होती है उसको उसने करंट स्टार्ट में सप्लाई करना होता है ताकि उसको स्टार्ट कर सके। ये हो नहीं सकता पेपर में क्वेश्चन इस किस्म का आए। गिव द यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरड, और फैरड्स के लिए उसकी डायमेंशंस आप लिख सकते हैं। Q इक्वल्स टू सी वी है तो C इक्वल्स टू Q ओवर V से आप आसानी से डायमेंशंस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन कहा कि ये आपके पेपर में आ जाएगी, क्योंकि इसमें आप देख लें वर्कशीट के अंदर भी, सोल्यूशन के अंदर भी बहुत कोई ना होने के बराबर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को ना आता हो या मुश्किल हो। ठीक है, अब यहाँ मैं पॉज करता हूँ 1 आध मिनट के लिए। कोई अगर आपको इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वैल्यूज़ दी होंगी जी, वैल्यूज़ दी होंगी। मैं ब्रेक देता हूँ असर प्रेस के लिए, मैं ब्रेक देता हूँ। मैं अभी असर नमाज़ पढ़ूँगा, 5:30 पे ब्रेक होगी, 5:30 पे 5:30 पे 5-1 मिनट की हम ब्रेक करेंगे असर की नमाज़ के लिए। ठीक है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। अभी इस एक्सपेरिमेंट में कोई क्वेश्चन है ना, सिर्फ उसका कमेंट करें। अभी मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फजूल कमेंट ना करें और किसी और एक्सपेरिमेंट का सवाल ना पूछें अभी जी। यूनिट्स बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा, कौन सी एक देखें, पहली वाली और ये वाली? यार तू बेच ले टमाटर भाई, हम नहीं पढ़ाते। मुश्किल है यार, यूनिट वाला आ सकता है, डायमेंशंस वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। डायमेंशन थ्योरी में आता है, इसमें कहाँ से आ गया? हमें कैसा पता चलेगा कि एक्स एक्सिस पे कौन सी? अभी मैंने बताया ना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो हमेशा वाई एक्सिस पे होता है, इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है। डिपेंडेंट हमेशा वाई एक्सिस पे होता है, इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है, अच्छा और क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, डायमेंशंस ऑफ, चलो निकाल के दिखा देता हूँ यार। C इक्वल्स टू Q ओवर V मैंने लिख दिया डायमेंशंस। अब Q इक्वल्स टू IT होता है तो C इक्वल्स टू I इंटू T ओवर V है। ठीक है, तो I जो होता है वो करंट होगा, और T जो है वो टाइम होगा, और V जो है वो वोल्टेज होगा। फिर वोल्टेज को भी फिर आपको करना पड़ेगा V इक्वल्स टू, नहीं वोल्टेज के लिए क्या करें, Q इक्वल्स टू IT हो गया। चलें उसके हम लिखते हैं V इक्वल्स टू W ओवर Q करना पड़ेगा। अच्छा, I के लिए पहले यहाँ पे सबकी अलग अलग लिख लेते हैं। चले, उसने हमें लंबा सवाल दे दिया लेकिन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। I जो है वो होगा जी I इक्वल्स टू, अब इसको QT रखूँ या चलो इसको A, इसका A हो गया ना, ये वाला तो हो गया A, और टाइम का हो गया जी T, तो A इंटू T ऊपर आ गया। नीचे क्या आएगा, नीचे है V को मैं W ओवर Q लिख लेता हूँ। ठीक है, V इक्वल्स टू W ओवर Q, और Q इक्वल्स टू IT में पहले ही कर चुका हूँ। W जो है वर्क डन है, वर्क डन का फिर वो फोर्स इंटू डिस्टेंस करना पड़ेगा। अच्छी खासी लंबी हो जाएगा काम। चले खैर, वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और चार्ज Q इक्वल्स टू I इंटू T। पहले फार्मूलाज लिख लेते हैं। अच्छा, फोर्स का MLT -2 हो गया, फोर्स का M इंटू L इंटू T -2, ये हो गया F का, और डिस्टेंस का L हो गया, डिवाइडेड बाय ये I इंटू T है, ये अभी हम कर चुके हैं A इंटू T ऑलरेडी, ये हो गया। ठीक है, अब इसको कंबाइन कर रहा हूँ, ये सारा अभी V का चल रहा है, तो ये बनेगा जी M इंटू L स्क्वायर इंटू T क्यूब हो जाएगा, और A -1 हो जाएगा।
ये सारा कुछ v का आ गया, ठीक है। ये सारे v के डिमेंशन हैं, तो ये मैं इधर अब पुट करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये वाले सारे मैं इधर पुट करूँगा, m इंटू एल स्क्वायर इंटू टी पावर -3 हो गया एंड a पावर -1 हो गया। अब इसको जस्ट आपने ज़रा वो सॉल्व ही करना है। a -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो a 2 दफ़ा हो जाएंगे, तो a का स्क्वायर आ जाएगा, एम्पेयर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। t पहले 1 है, नीचे से +3 और ऊपर आ जाएगा, तो t जो है वो 4 बन जाएगा, t 4 हो गया। और बाकी नीचे रह जाएगा l, यानी l को भी ऊपर बेशक ले जाएं, l -2 कर दें, l -2 कर दें और साथ m -1 कर दें। लो जी, डायमेंशंस भी हो गए, ठीक हो गया। डायमेंशंस वाला काम भी कर दिया। ठीक है। स्लोप के लिए पहले 2 पॉइंट क्यों नहीं यूज़ की, कोई जो मर्ज़ी यूज़ कर लें यार, स्लोप के लिए जो मर्ज़ी यूज़ कर लें, ठीक है। स्लोप के लिए जो मर्ज़ी 2 पॉइंट्स आप यूज़ कर लें, ये आपकी चॉइस है। ओके, इसको अब ओके कर दिया, बस ये एक्सपेरिमेंट हो गया, इस पर ज़्यादा और टाइम ज़ाया नहीं करते। अब इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है जो आने के चांस कम है, लेकिन बहरहाल वो ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि उसमें थोड़ी सी थ्योरी इन्वॉल्व है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 5:22, 30 मिनट पे मैंने कहा है कि ब्रेक लेंगे नमाज की, ठीक है। वो है फाइंड द डिटर्मिन द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, ये वाला। अच्छा, इसमें ये जो स्कॉलर में उन्होंने किया हुआ है ना काम, आई डोंट लाइक दिस, रीज़न अभी बताता हूँ। ये जो ग्राफ के बजाय इन्होंने ना वो कर दिया है, फार्मूला लिख दिया है। तो एक्सपेरिमेंट का जो नाम है ना, जो बोर्ड ने दिया हुआ है, वो क्या है उसको ज़रा पढ़ें। वो है डिटरमिन द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय ड्राइंग अ ग्राफ ऑफ V अगेंस्ट I। अच्छा, इसको मिक्सअप नहीं करना। EMF वाला एक एक्सपेरिमेंट वो है जो हमने पोटेंशियोमीटर से करना है, ये पोटेंशियोमीटर से नहीं करना, ठीक है। नो पोटेंशियोमीटर इन्वॉल्व हियर। हमने EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की बतानी है बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ V अगेंस्ट I। इसमें सवाल था, जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उस पर 2-3 स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे कि आपने इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट यहाँ कैसे ले लिया, आपने V को गलत ले लिया। तो बिल्कुल आपने सही कहा जी कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है ओम्स लॉ के मुताबिक, बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें वोल्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी लिखते हैं ना, तो लेफ्ट साइड पे जो होता है ना वो हमेशा डिपेंडेंट होता है, और जो प्रोपोर्शनैलिटी के राइट साइड पे होता है ना वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। तो इसके मुताबिक V जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, करंट जो है वो डिपेंडेंट होना चाहिए, सही है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ कि करंट जो है वो डिपेंडेंट हो गया और करंट जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया और वोल्टेज जो है वो डिपेंडेंट हो गया। ज़रा समझना है इसको। अब EMF जो है इस सेल की हमने फाइंड आउट करनी है, इस सर्किट के अंदर इस सेल की हमने EMF फाइंड आउट करनी है। अब हमने इसको कैसे, इस सेल को कनेक्ट कैसे किया हुआ है देखें ज़रा। इसका एक पॉजिटिव है, एक इसका नेगेटिव है। अब इस सेल के साथ हमने एक की आगे कनेक्ट की है, ठीक है। की लगाना लाजमी है, की के बगैर ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा। की अभी रीज़न अभी आपको बताता हूँ। ये की आपने लाजमी लगानी है यहाँ पे सर्किट डायग्राम के अंदर भी। उसके बाद यहाँ पे आगे आपने एमीटर या मिली एमीटर जो भी है डायग्राम में वो लगा दे, एमीटर लगा दे, कोई मसला नहीं। एमीटर लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे आपने इसके साथ एक रियोस्टैट लगा दें या एक फिक्स रजिस्टर लगा दें। मैंने रियोस्टैट कहा था, यहाँ उन्होंने फिक्स रजिस्टर लगाई, दोनों बातें ठीक हैं, कोई मसला नहीं। इसके साथ आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है जी, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, या आपने तो यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस को शो कर दिया, रेजिस्टेंस का सिंबल बना दें या रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे ऐसे करके लिख दें, HRB हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। और फिर इसको वापस इधर लाकर सेल के साथ वापस जोड़ दिया, कंप्लीट कर दिया। और फिर यहाँ पर आपने एक पैरेलल में कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर भी। पहले इसको लगा दूँ, ये हो गया सीरीज़। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपने इधर एक वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दिया। वोल्ट मीटर क्या फाइंड आउट करेगा, ज़रा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेगा। अब देखने ज़रा सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर एक ऑप्शन होती है इन्फिनिट रेजिस्टेंस की। इन्फिनिट रेजिस्टेंस का मतलब पता है क्या, मतलब ये है ये तार मैं यहाँ से ब्रेक कर दूँ, बस। इन्फिनिट रेजिस्टेंस असल में कोई डिवाइस ऐसी नहीं है कि वो इन्फिनिट रेजिस्टेंस अंदर कोई, हमें हमारे टीचर वो FSC में पढ़ाया करते थे सर अब्दुल्ला नियाज़ी साहब, वो हमें रेजिस्टेंस समझाते थे। तो उन्होंने एक दफ़ा मिसाल दी, उन्होंने कहा रेजिस्टेंस का ये मतलब नहीं है कि 2 सींगों वाला बैल है, को अंदर बैठा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स के और वो रोक रहा होता है करंट को, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी कोई
2-3 सींगों वाला बैल नहीं होता असल में। अगर आप सर्किट को ब्रेक कर दें तो इसका मतलब है कि करंट नहीं गुजर सकेगा, इसका मतलब है इन्फिनिट रेजिस्टेंस है यहाँ पर। अच्छा बहरहाल, तो आपने यहाँ से इन्फिनिट रेजिस्टेंस स्टार्ट में अप्लाई करनी है। अच्छा, जब इन्फिनिट रेजिस्टेंस किसी सर्किट के अंदर हो तो क्या ख्याल है, क्या कोई करंट फ्लो करेगा उस सर्किट में से? करंट तो बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा, तो एमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब आपने जो इक्वेशन पढ़ी हुई है ईएमएफ की वो क्या है वो याद करें। वो ईएमएफ की इक्वेशन होती है आई स्मॉल आर प्लस आई कैपिटल आर। ये होती है इक्वेशन जो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन होती है। ठीक है, उसमें होता ये है कि ये ऐसे एक सेल ऐसे बना हुआ है, उसके बाद ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ हम इमेजिन कर रहे हैं बनी हुई है, और इस पूरे को एक बैटरी समझ रहे हैं। ये पूरी एक बैटरी है। फिर हम ये कहते हैं कि हमने एक्सटर्नली इसके साथ एक और रेजिस्टेंस यहाँ ऐसे करके एक और रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया और साथ एक एमीटर भी लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इस छोटे वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको ये आई स्मॉल आर कहेंगे हम। और जो इसके अलावा सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी यहाँ समझ लें इधर जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो रहा है इसको आई कैपिटल आर या वीटी बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब समझने की बात ये है, जब यहाँ इन्फिनिट रेजिस्टेंस होगी तो कोई करंट एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा ही नहीं। उस वक्त क्या होता है, जब एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट नहीं जाता, ये करंट मैं यहाँ से ज़ीरो कर दूँ तो ये सारा कुछ ज़ीरो हो गया ना, तो ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा? आई आर के बराबर। जो ईएमएफ है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक, तो अब जब आपने बाहर से यहाँ एक्सटर्नली इन्फिनिट रेजिस्टेंस अप्लाई की, तो वोल्ट मीटर जो भी रीडिंग बताएगा ना वो सेल की ईएमएफ होती है, वो सेल की ईएमएफ है। ये पहला पॉइंट ये याद रख लें। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ये इन्फिनिट वाली जो रेजिस्टेंस है इसको वापस इंसर्ट कर देना है। इन रेजिस्टेंस को अब ज़ीरो कर देना है, यूँ समझ लें, की को अब क्लोज कर देना है और बारी बारी आपने यहाँ से रेजिस्टेंस प्लग आउट करते जाना है। यहाँ से मैंने लेट सपोज 5 ओम की रेजिस्टेंस निकाली। अब यहाँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाली बात बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने यहाँ से इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से या रियोस्टैट लगाया हुआ है, वहाँ से मैंने रेजिस्टेंस टेक आउट की। अब मैंने अगर यहाँ से रेजिस्टेंस टेक आउट की है तो आप मुझे बताएं उस रेजिस्टेंस का इफ़ेक्ट कमेंट में मुझे बताएं जल्दी से, किस चीज़ पर होगा? क्या करंट पर डायरेक्ट इफेक्ट होगा या नहीं? करंट पर होगा या वोल्टेज पर होगा? चलिए बताएं। अगर मैं रेजिस्टेंस बॉक्स में से 5 ओम रेजिस्टेंस निकालता हूँ तो क्या एमीटर के अंदर जो करंट की रीडिंग आ रही है वो इफेक्ट होगी या नहीं होगी? मैं फिर ये इसको डिसेबल कर दूंगा चैट को। अच्छा, वोल्टेज पे होगा, ठीक है, वोल्टेज पे होगा। ओके, अब ये बात ज़रा क्लियर कर लो, वोल्टेज पे नहीं होगा। देखो, जो रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस किस चीज़ को रेजिस्ट करती है? रेजिस्टेंस वो बेटे करंट को करती है। जो सर्किट में से यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है ना, उस करंट को अपोज कर रहा है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर कोई कॉइल एक लगी है वो अपोज कर रही है, तो करंट अपोज होगा पहले, तो करंट इफेक्ट होगा। ठीक है, जो करंट यहाँ से गुजर रहा था, देखें शुरू में ये रेजिस्टेंस मैंने ज़ीरो रखी है, 0 ओम रखी है। इधर से करंट गुजर रहा है 5 एम्पेयर, लेट्स सपोज 5 एम्पेयर। मैं जैसे ये रेजिस्टेंस 0 से चेंज करके 5 ओम कर देता हूँ, रेजिस्टेंस ज़्यादा कर देता हूँ, तो क्या 5 एम्पेयर ही करंट आएगा? नहीं, करंट कम हो जाएगा। लेट्स सपोज 4 एम्पेयर हो जाता है, कम हो जाता है ना। अब करंट कम हो जाएगा, इसका मतलब है करंट अफेक्ट हुआ है इस रेजिस्टेंस से। इसका मतलब है मैंने रेजिस्टेंस को चेंज करके ना करंट की वैल्यू को चेंज कर दिया है। अब अगली बात समझे ज़रा, अगर इस रेजिस्टेंस, ये मेरा अब हर एक्सपेरिमेंट के अंदर ना 3 वेरिएबल्स होते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ। एक होता है कंट्रोल वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है उसमें से हम क्या चेक कर रहे होते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अब कंट्रोल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो कंट्रोल कर रहे हैं हम, यानी उसको कांस्टेंट रख के हम चेक, उसको एक दफ़ा चेंज करके कंट्रोल वेरिएबल को चेक कर रहे हैं।
ये जो एच आर भी है ना, ये इस वक्त हमारा कंट्रोल बन गया। इसकी वजह से ना मैंने किसको चेंज किया, अभी मैंने आपको बता दिया। इसकी वजह से मैंने करंट को चेंज किया, और वो जो करंट चेंज हुआ, अब वो करंट गुजरेगा किस में से, अब वो जो करंट एमीटर में से इधर से गुजरा है ना, वो करंट इस एमीटर में से होता हुआ ना इस बैटरी में से फिर गुजरेगा। वो कम हुआ हुआ करंट, रिड्यूस हुआ हुआ करंट अब गुजरेगा। अब देखो, अगर ये करंट जो इधर आई इंटू स्मॉल आ रहा है, ये अगर पहले से कम हो जाए, आई को कम कर दूँ तो आई आर भी कम हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि आई को कम करने से ये पूरी वैल्यू वी की ये कम हो जाएगी। तो वी इसका मतलब है डिपेंड कर रहा है किस पर, करंट के ऊपर। यहाँ पर करंट अगर कम होगा तो वी कम होगा, ये वाला वी भी कम होगा और ये वाला वी भी कम होगा, क्योंकि वो सेम ही करंट है जो दोनों में से गुजर के जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल वेरिएबल यानी जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसको मैंने यूज़ किया, इसकी मदद से मैंने करंट को अफेक्ट किया, और करंट की वजह से इन टर्न क्या चीज़ अफेक्ट हुई, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अफेक्ट हुआ। तो करंट यहाँ पर हो गया इंडिपेंडेंट, और वोल्टेज जो कि उस करंट पर डिपेंड करने वाली होगी, तो इसलिए वोल्टेज हो गया यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा हाँ जी, 6:32 हो गए, तो बाकी बातें बाद में। 5-1 मिनट का ना ब्रेक ले रहे हैं नमाज का। तो अभी 32 हुए हैं, तो 37 मिनट्स पे हम दोबारा इंशाल्लाह शुरू करेंगे, 37 मिनट्स पे या 38 मिनट्स पे, ठीक है। नमाज का ब्रेक है अभी, बाकी इसके बाद आगे इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, रीस्टार्ट वहीं से। अच्छा, मैं कमेंट्स अभी ना डिसेबल कर रहा हूँ यार, फजूल चैट चल रही है इसलिए आई एम डिसेबलिंग द कमेंट्स, ठीक है। प्रैक्टिकल में जो फेल हो गया थ्योरी में पास हो गया, अच्छा वो पीबीए सिर्फ दोबारा देगा। जो सिर्फ प्रैक्टिकल में फेल है अल्लाह ना करे, वो प्रैक्टिकल का ही पेपर देगा। जो सिर्फ थ्योरी में फेल है वो थ्योरी का ही देगा, ये भी सुन लें। अच्छा सब मैं बताता हूँ, ठीक है ठीक है, सब मैं बता दूँगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डिवाइस अच्छा करवा रहा हूँ, ये एक आखिरी रह गया, ये हो जाए बताता हूँ, ठीक है। अभी डिसेबल कर रहा हूँ, फिर आपके सवाल पूछने के लिए दोबारा इनेबल करूँगा चैट। अभी इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक बार और समझा रहा हूँ। लेट मी डिसेबल द चैट्स फर्स्ट, मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा है। अच्छा अब सुने ज़रा गौर से। इस पे मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इससे रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। पहले ज़ीरो होगी, पहले इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी निकाल के हम ईएमएफ ऑफ द सेल रीड कर लेंगे कितनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस को पहले ज़ीरो करेंगे, ज़ीरो के बाद इसको चेंज करेंगे। जैसे इसको चेंज करेंगे करंट चेंज होगा, लेकिन असल में हमने देखना ये है करंट को चेंज करने से क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। बिकॉज वो सीरीज़ में करंट है जो इन दोनों में से गुजर रहा है, वही करंट आई इंटू स्मॉल आर में वही करंट आ रहा है, आई इंटू कैपिटल आर, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी वही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, वोल्टेज जो है डिपेंडेंट हो गया। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी को जहाँ मर्जी ले लें, इस एक्सपेरिमेंट में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब असल काम क्या है इसमें, अब असल काम क्या है वो सुने। हमने ये इक्वेशन पढ़ी है ई इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर को मैंने वी कह देता हूँ, ठीक है, वी बोल देता हूँ इसको। अब मैंने इस वी को ना इक्वेशन की इस साइड पे लेके आना है, वी को मैंने इधर लेके आना है, ऐसे इधर ले आया। अब इस साइड पे क्या रह गया, इस साइड पे इक्वेशन में क्या रह गया, ये माइनस ई और ये प्लस आई आर, ये रह गया, ठीक है। माइनस ई प्लस आई आर ये रह गया। बल्कि इसको थोड़ा सा और बेहतर करके मैं लिखता हूँ, आई आर माइनस ई करके लिख देता हूँ, आई इंटू आर माइनस ई, ऐसे मैंने ये अरेंज किया इक्वेशन को, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, ये समझ लें। इसको मैं अब कंपेयर करूँगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। वो क्या होती है, वो होती है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा मैं ज़रा थोड़ा सा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब ज़रा गौर करें, यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूँ तो जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, इस इक्वेशन में जो y है वो ये v बन जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये बन जाएगा। इस इक्वेशन में जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, इसका जो r है ना वो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में जो m होता है ना, ये वो बन जाएगा और ये y इंटरसेप्ट बन जाएगा। यानी अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा ना दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, कौन सी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, मैंने डाटा जो मुझे गिवन होगा ना उसमें सिर्फ दो कॉलम्स गिवन होंगे, एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस v और एक i। v और i के दरमियान ना मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है, v और i के दरमियान, क्योंकि एक मेरा y एक्सिस पे लेने वाली वैल्यू है और दूसरी मेरी x एक्सिस पे लेने। y एक्सिस से मैंने किसको लेना है, अब v को लेना है। इस इक्वेशन से भी मुझे पता चल रहा है v जो है वो डिपेंडेंट हो गया। और x एक्सिस से मैंने किसको लेना है, इस करंट i को लेना है। तो मैंने x एक्सिस पे यहाँ पे करंट i को ले लेना है और मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। आइडियली ये एक कर्व ही होनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए मैं आसानी के लिए बताता हूँ ये स्ट्रेट लाइन ही है। मैं मानता हूँ ये स्ट्रेट लाइन है, मुझे डाटा गिवन होगा, मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा, वो ग्राफ ऐसे करके स्ट्रेट लाइन आ जाएगा यूँ। अब इस स्ट्रेट लाइन में, इस ग्राफ में से मैंने दो चीज़ें निकालनी हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा ईएमएफ। अब ये मैंने ऊपर जो कंपैरिजन कराया, ज़रा इस पर गौर करें। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन में जो सी होता है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। ऊपर मेरी जो इक्वेशन में जो वाई इंटरसेप्ट है ना वो ई के इक्वल है, यानी मेरा जो वाई इंटरसेप्ट आ रहा है, मेरा वाई इंटरसेप्ट
ये वाई इंटरसेप्ट होता है, जहाँ ये लाइन आगे वाई को कट कर रही है, ये वाई इंटरसेप्ट है, ये सी है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन में। ये इस वक्त मुझे ईएमएफ की वैल्यू दे देगा। ये वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव को भी निगलेक्ट कर दें, ये जो वाई इंटरसेप्ट है ये मुझे ईएमएफ की वैल्यू दे देगा। यानी ये ग्राफ यहाँ आकर वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा ना वो ईएमएफ होगा, ठीक। और ये जो स्लोप है ये मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगी। इस लाइन की स्लोप मैं निकालूंगा, वो स्लोप मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस दे देगी और वाई इंटरसेप्ट मुझे ईएमएफ दे देगा। एक्सपेरिमेंट का नाम याद करें, क्या था? फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय ड्राइंग अ ग्राफ। ये है असल तरीका। यहाँ आगे उन्होंने टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन असल तरीका ये है, असल प्रैक्टिकल इससे होना है। ग्राफ से आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, भी बताता हूँ कैसे करना है, सिर्फ अभी सीखें। वाई इंटरसेप्ट ये होता है ग्राफ के अंदर, ये जो वाई इंटरसेप्ट है ये मुझे ईएमएफ की वैल्यू दे देगा। और जो यहाँ इस ग्राफ के कोई से दो पॉइंट्स चूज़ करके उनके दरमियान जो स्लोप निकलेगी वो मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगी। ये समझा रहा हूँ अभी सिर्फ। अब देखें आगे ज़रा, यहाँ पे उन्होंने ये सारा कुछ अरेंज करके जो मैंने बोला है सारा उन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है, इसलिए इसको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलें, आपको क्या गिवन होगा देखें ज़रा, आपको ये गिवन होगा रेजिस्टेंस, इसका कोई काम नहीं है। वोल्टेज की वैल्यू जो वोल्ट मीटर बताएगा ये गिवन है, और करंट की वैल्यूज़ ये गिवन है, ठीक है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है ईएमएफ की। इन दोनों वैल्यूज़ का आपने नीचे क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। वैसे उन्होंने इधर कहा है फार्मूला से भी कर लें तो ठीक है, कोई मसला नहीं, फार्मूला से कर लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ई माइनस वी ओवर आई। तो ई यहाँ पे है ईएमएफ 1.5, तो आपने क्या करना है 1.5 उसमें से क्या करना है वी को माइनस करना है। पहली रीडिंग का वी है 0.9, तो 1.5 में से 0.9 को माइनस करना है और उसको किससे डिवाइड करना है, करंट से। करंट है 350 टाइम्स 10⁻³ तो इसको 350 टाइम्स 10⁻³ से आपने डिवाइड करना है, आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमने सॉल्व किया है, ये वैल्यू ज़रा गलत आ रही है, तो खैर हो सकता है उनकी सोल्यूशन में उन्होंने कोई कैलकुलेशन में गलती की हो, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर ठीक है। मैं इस एक को अपने कैलकुलेटर पे चेक भी कर लेता हूँ। ये है जी 1.5 माइनस 0.9 किया और उसको फिर डिवाइड किया 350 टाइम्स 10⁻³ से, -3 से, तो ये आंसर आ रहा है 1.714। हाँ जी बिल्कुल, ये उन्होंने कोई गलत कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसलिए परेशान नहीं होना, उनका गलत भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि सही तरीका क्या है। सही तरीका ये है, अगर पेपर में ये सवाल आए, अगर कोई बोर्ड के मतलब है कि जो उन्होंने बोर्ड ने एक्सपेरिमेंट गिवन है उसके मुताबिक दे, तो ये तरीका सही है, ये वाला। ये नीचे ग्राफ से आपने फाइंड आउट करना है स्लोप, और स्लोप वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट, यानी वैसे वाई इंटरसेप्ट तो उन्होंने फाइंड आउट नहीं की भी, लेकिन बहरहाल वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़ अगर गिवन होगी तो, ठीक है। नीचे देखते हैं किसी वर्कशीट के अंदर अगर वो गिवन है तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ, इसलिए परेशान नहीं होना कि वाई इंटरसेप्ट कहाँ से आएगा और ये ग्राफ कहाँ से आएगा, ये सारी बातें सॉल्व करते हैं। जैसे ये आ गया, चलो इसी को आगे देखें। ये ग्राफ है, इसको थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ। ये मेरा ग्राफ, उन्होंने कुछ ना कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे प्लॉट की हुई हैं, ठीक है 3 वैल्यूज़ हैं यहाँ पर टोटल, ठीक है जी। इन 3 वैल्यूज़ से ये ग्राफ आया है। मैं इसी ग्राफ को ना आगे एक्सटेंड करता हूँ। अब ये 3 वैल्यू से कैसे है वो इधर आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू एक वोल्टेज की और एक करंट की है, तो 1.4 वोल्ट के ऊपर करंट जो है वो 0.6 है। तो देखें 1.4 वोल्ट, ये 1.4 है, यहाँ पे 1.4 है, इस पे करंट कितना है, इस पे करंट 0.6 है, तो 1.4 और 0.6 का ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद 1.6 वोल्ट के ऊपर करंट कितना है 0.5 है, तो 1.6 ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर करंट कितना है 0.5, ये पॉइंट आ गया, दूसरा ये पॉइंट आ गया, तीसरा, तीनों को ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन आ गई। अब इस स्ट्रेट लाइन को मैंने क्या करना है, आगे मैंने इसको एक्सटेंड करना है, तो मैंने ऐसे स्केल रखा, स्केल रख के इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। वैसे आइडियली ये थोड़ा सा ग्राफ और बड़ा होना चाहिए, लेकिन समझा रहा हूँ आपको, इसको ऐसे इधर से एक्सटेंड मैंने ऐसे इसी लाइन में स्केल रख के ऐसे एक्सटेंड किया, ऐसे एक्सटेंड किया। ये ग्राफ को थोड़ा सा मैंने क्या कहा और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था यहाँ। अब मैं इस वोल्टेज की वैल्यू को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ऐसे यूँ,
तो जो मैंने वोल्टेज का अभी स्केल लिया हुआ है ना, वही स्केल ऊपर लेता जाता हूँ। देखिए ये 1.8 है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 1.9 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 2 आएगा। यहाँ पर आकर ये लाइन किस पॉइंट को कट कर रही है, ये वाई इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, वो है 2 वोल्ट। तो वाई इंटरसेप्ट अभी मैंने आपको क्या बताया, जो वाई इंटरसेप्ट है वो ईएमएफ के बराबर है। तो इसका मतलब है वाई इंटरसेप्ट अगर 2 है तो ईएमएफ ग्राफ से कितनी निकली है, 2 वोल्ट निकल आई है। और ग्रेडियंट जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है। तो ग्रेडियंट यहाँ से कैसे निकालूंगा, कोई सी 2 वैल्यूज़ अपनी मर्जी से टेबल में से उठा लें, ग्राफ को भी छोड़ दें, टेबल में से उठा लें। ये पहली वैल्यू उठा लें ये, और ये दूसरी वैल्यू उठा लें ये, इनके पॉइंट्स इधर लिख लें। अच्छा, इनके पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, 0.6, 1.4। पहले एक्स एक्सिस वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस वाली। दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स है 0.4 और 1.7। ये 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास। अब इसमें से आप y2 माइनस y1 कर लें, x2 माइनस x1 कर लें और इसको सॉल्व कर लें। ठीक हो गया। यानी 1.7 में से 1.4 को माइनस करें, 1.7 माइनस 1.4, और उसको डिवाइड कर दें 0.4 माइनस 0.6 के साथ डिवाइड कर दें। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। ये करना है इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है जी। फिर इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस भी देखते हैं। गिव द फार्मूला टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। वो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है टेबल के अंदर, उन्होंने वो इधर ही आप उठा के कॉपी कर दिया। आपको ईएमएफ वाला पता ही है, E = आई आर प्लस आई, कैपिटल आर, इधर से आर को सब्जेक्ट बनाना है तो E माइनस आई इंटू आर ओवर आई कर देंगे तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, फार्मूला तो थ्योरी का टॉपिक है तो ये आना चाहिए आपको। ड्रॉ द सर्किट इन विच अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल रजिस्टर आर एंड एक्सप्लेन इट। ये तो ड्रॉ हुआ है जी, उन्होंने पहले ड्रॉ किया हुआ है। एक्सप्लेन क्या करें अब इसको, एक्सप्लेन इसको ये करेंगे कि द पोटेंशियल द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज equal to the potential difference across the internal resistance plus the potential drop across the external resistance R when the sliding contact is moved from 0 to the maximum value. Next उसके बाद है consider the circuit given here with the following parameters. EMF of the cell is 12 volts when the current in the circuit is 2 ampere. Find the internal resistance of a cell when the external resistance R equals to 4 ohm. तो ये वही जो फार्मूला नीचे ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है, इसी से वैल्यूज़ ये होंगी। EMF of the cell 12 वोल्ट है तो E माइनस V लिखा हुआ है ना फार्मूला, तो E की जगह पे 12 पुट कर दूंगा माइनस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अच्छा, इस फार्मूला से ये नहीं आएगा, इसको आप उस फार्मूला से ही करेंगे। EMF वाला फार्मूला जो अभी मैंने ऊपर लिखा है, EMF E इज़ इक्वल टू आई स्मॉल r प्लस आई कैपिटल R, इसमें पुट करेंगे। EMF ऑफ द सेल इज़ 12 वोल्ट तो इसकी जगह मैंने 12 पुट कर दिया। व्हेन द करंट इज़ 2 एम्पेयर, तो करंट यहाँ पे 2 एम्पेयर है तो इसकी जगह 2 आ गया। अच्छा जी, इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने फाइंड आउट करना है। अच्छा, मैंने ऊपर फार्मूला बनाया हुआ है ना, तो मैं उसी में क्यों ना वैल्यूज पुट करूँ, E माइनस आई आर ओवर आई, उसमें क्यों ना पुट करूँ। तो R स्मॉल इक्वल्स टू E माइनस आई आर, E की जगह मैं पुट करूँगा 12 माइनस द करंट विच इज़ 2 एम्पेयर्स टाइम्स द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज़ 4, तो 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स R नहीं 2 टाइम्स 4, और उसको मैंने डिवाइड करना है करंट से विच इज़ अगेन 2 एम्पेयर्स। तो 12 में से 8 माइनस किए, 4 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 ओम्स आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फार्मूले वाला काम ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया तो फार्मूले से सॉल्व करने वाला काम नहीं आएगा, ग्राफ्स वाला ही आएगा। अब मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, फजूल कोई कमेंट नहीं करना। इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड सवाल, सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सवाल है तो पूछें, किसी और एक्सपेरिमेंट का भी अभी नहीं पूछना। सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ग्राफ से वैल्यू कैसे निकाली है, फॉर्मूले से कैसे निकाली है, समझ आ गया तो फिर हम आगे चलें। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चैट ऑन होगी है। स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 अभी बताया मैंने। ग्राफ से कैलकुलेट करने वाला दोबारा एक बार, अच्छा फिर दोबारा रिवाइज़ करवाता हूँ, अभी आगे चलें। सर करंट बढ़ाने से वोल्टेज कम क्यों हो रही है?
करंट बढ़ाने से वोल्टेज नहीं कम हो रही, करंट कम हो रहा है और वोल्टेज उससे फिर कम हो रही है। ये मैंने तो नहीं कहा कि करंट बढ़ाने से वोल्टेज कम हो रही है, करंट कम हो रहा है तो वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हो रहा है। सारे प्रैक्टिकल बताता हूँ यार, ये एक कमेंट एक दफ़ा करोगे, मैंने सुन ली है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सारों में बताता हूँ, जिनमें ग्राफ होगा उनमें ना, बाकी सब में क्या ज़रूरत है। इस सर्किट की डायग्राम की प्रैक्टिस हाँ जी कर लें, इसकी भी पेपर में एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, इस तरह के ही आएंगे। ज़रा एग्जैक्ट बिल्कुल ये नहीं आएंगे। पेपर सेटर ये भी देख रहा होगा कि मार्केट में कौन सी किताबें, तो एग्जैक्ट उन जैसे ना बनाए, वो थोड़ा सा आगे पीछे करके बनाए। नेक्स्ट कौन सा अभी बताता हूँ, नेक्स्ट आगे चलें। सारे प्रैक्टिकल में डिपेंडेंट यार बताता हूँ। बाकी प्रैक्टिस भी करें जी, कराता हूँ, बाकियों को भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। कुछ लोग भाग गए हैं, चलो कोई बात नहीं। वैल्यू निकालना दोबारा बता दें। ओके, ग्राफ से सुनो जी, ग्राफ से कैसे वैल्यू निकालनी है, आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। वैल्यूज़ आपको पहले से गिवन होंगी, जैसे ये वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे, देखें वोल्टेज की वैल्यूज़ भी गिवन है, करंट की वैल्यूज़ भी गिवन है। हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इनका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होगा, ठीक है। अब वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ कैसा होगा, ये पहले ऊपर हमने बता दिया कैसा होगा ग्राफ। ये ऊपर ग्राफ ऐसा होगा। अच्छा जी, इस ग्राफ को देख लें, इस पे 3 वैल्यूज़ हैं, लेकिन 4, 5, 6 वैल्यूज़ अगर हों तो ये ग्राफ जाकर ना कट करेगा वाई एक्सिस को। ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे भी कट करेगा, लेकिन लेट्स सपोज मेरी ये वैल्यूज़ नहीं है, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, सपोज़ करें ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया जिसकी वैल्यूज़ ऐसी थी कि उसने ऐसे आके यूं कट किया, ग्राफ ने ऐसे इधर आके, ये मेरा ग्राफ है, सपोज़ करें ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। अब इस ग्राफ ने आकर वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाई इंटरसेप्ट है। ये वाई इंटरसेप्ट अभी कितना नज़र आ रहा है आपको, आसानी से नज़र आ रहा है ना, 1.7 है। ये वाई इंटरसेप्ट जो है ये ईएमएफ ऑफ द सेल है। ये वाई इंटरसेप्ट क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल है। जहाँ पर भी आपका ग्राफ आके वाई एक्सिस को कट करेगा ना, वो इस एक्सपेरिमेंट में वो आपकी ईएमएफ होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट करनी है। अब स्लोप के लिए क्या करना है, आपने कोई सी 2 वैल्यूज उठानी है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहली सबसे आखिरी वैल्यू ये उठा लें। इनको ऐसे पॉइंट्स की फॉर्म में ऐसे लिख दें। पहले एक्स वाला पॉइंट लिखें, फिर वाई वाले का पॉइंट लिखें, एक्स वाले का वाई वाले का, ऐसे करके लिखें। अब y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 आसानी से आप माइनस करके और डिवाइड करके, ये देखें मैंने इधर किया, मैंने 1.7 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाई 0.4 माइनस 0.6 करके कैलकुलेटर पे आंसर बता दें कितना है, बस ये करना है इस ग्राफ में। ठीक है जी, ये ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं सेल की विदाउट पोटेंशियोमीटर। अच्छा, यहीं से याद आया, पोटेंशियोमीटर की तरफ चलते हैं, क्योंकि उसमें आप लोगों को 1-2 पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए थे सही तरह। गौर से सुनना पोटेंशियोमीटर को आप ज़रा, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में 2 किस्म के एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, एक ईएमएफ वाला, ठीक है। एक इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, एक ईएमएफ वाला। मुझे आप लोगों ने कहा कि हमारे सर ने हमें ये फलाना पेपर दिया था प्री बोर्ड में और उसमें उसने ऐसे क्वेश्चन दिए, तो ऐसा कोई मुश्किल सवाल नहीं आएगा, आसान आएंगे। उन्होंने आपको L2 नहीं दी या L1 नहीं दी, तो वो फाइंड आउट करने के लिए कोई लंबा चौड़ा काम आप बता दिया, तो वो नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जब आपने ये पहला लेसन, पहली लाइव स्ट्रीम जिन्होंने ली थी या वो वीडियो देखी थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो पोटेंशियोमीटर है ना, इसकी वायर की लेंथ यहाँ पे देखो लिखी हुई है 4 मीटर होती है। 4 मीटर या 400 सेंटीमीटर ये पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ होती है। डायग्राम में मैं आपको एक ही तार दिखा सकता हूँ 4 मीटर की, मेरी मर्ज़ी है। एक ही वायर 4 मीटर लंबी ये दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम बनी भी आ सकती है, बनी बनाई आ जाए डायग्राम आपको, अच्छी बात है। या आपको डायग्राम के अंदर मैं एक वायर के बजाय, जो असल में ये अपरेटस होता है वो ऐसा होता है कि जिसमें एक के बजाय आपको 4 तारें नज़र आ रही होती हैं, ऐसा वाला अपरेटस आपको दिखा दूँ, ये ऐसा वाला। तो दोनों सूरतों में आपने कैसे करना है ये आपको अब समझाना है मैंने, ठीक है। अगर आपका एक ही वायर वाला आ गई डायग्राम, तो फिर भी एक ही मतलब है, सिर्फ थोड़ा सा डायग्राम को इंटरप्रेट करना जो है ना, वो आपको थोड़ा सा सीखना है आपने। और अगर ये 4 तारों वाला आया तो फिर भी उसका क्या मतलब है ये भी बता दो, दोनों बातें बताता हूँ, ठीक है। कहाँ घूम गया यार, आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट, अच्छा ये आ गया। मैं दोनों साथ साथ ये डायग्राम बताता हूँ, दोनों साथ साथ बताता हूँ। जो 4 वायर वाला है वो मुश्किल है,
ये तो कोई मसला ही नहीं है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। इसमें आप बैलेंसिंग लेंथ, आपको ये पता क्या बताएगा, ये जॉकी क्या चीज़ होती है? जॉकी एक मेटल की ना छोटा सा एक रॉड सा होता है, ये समझ लें एक तार है, एक वायर है बस। जॉकी को खास ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप याद करें ऐसा उसके परेशान हो। अभी ये टोटल वायर की लेंथ है 4 मीटर, ठीक। अभी मैंने जॉकी जहाँ पर ला कर रखी है ना, इस जगह पर रखने से ना ये गैल्वानोमीटर मुझे ना 0 डिफ्लेक्शन देता है। इसको मैं बोलता हूँ नल पॉइंट। जहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन आती है ना, उस पॉइंट को मैं क्या कहता हूँ? 0 डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट को मैं बैलेंसिंग लेंथ बोलता हूँ। बैलेंसिंग लेंथ, इसका नाम है बैलेंसिंग लेंथ। और इस पॉइंट का नाम होता है नल पॉइंट, बिकॉज गैल्वानोमीटर वहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। लेट सपोज इसका नाम मैं रख देता हूँ C। अब A से लेकर C तक जो भी लेंथ है वो L1 होगी। A से लेकर C तक जो लेंथ है उसको मैं कहूँगा L1, ठीक हो गया। यहाँ एक मीटर रॉड लगा हो तो आप आसानी से मीटर रॉड पे रीडिंग पढ़ के मुझे बता सकते हैं क्या, या आसान होगा पेपर अगर बहुत तो उसमें आपको बताएंगे L1 जो है ना वो इतने सेंटीमीटर है, बता देंगे आपको, ठीक है, कि L1 इतने सेंटीमीटर है। अच्छा, उसके बाद ये 2 सेल्स वाला एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक सेल, ये वाला सेल जो है, इसकी की को मैंने क्लोज़ किया, यानी यहाँ से इसको क्लोज़ किया, करंट इधर से गया, बैलेंसिंग लेंथ मैंने फाइंड आउट की, वो मैंने लेंथ का नाम रखा L1, वो मैंने लिख दिया पेपर मुझे बता दी गई। फिर मैंने क्या किया, इस वाले सेल की जो की है उसको मैंने ओपन कर दिया, उसको बंद कर दिया। उसके बाद मैंने ये वाली की इधर से इस वाले सेल की कनेक्ट की, अब करंट इस वाले सेल में से आने लग गया। मैंने फिर से बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट की। अब जॉकी को यहाँ कहीं और रखने से, यहाँ कहीं रखने से बैलेंसिंग लेंथ आएगी। अब जो बैलेंसिंग लेंथ आई है इस 8A से लेकर D तक, लेट सपोज उसका मैं नाम लिख देता हूँ L2। तो मेरे पास कितनी बैलेंसिंग लेंथ्स आई हैं? 2, एक L1 एक L2। पेपर में ये दोनों आपको गिवन होंगी। अगर 2 सेल्स की कंपैरिजन से, EMF की कंपैरिजन से, बैलेंसिंग लेंथ की कंपैरिजन से EMF फाइंड आउट करना है तो दोनों लेंथ्स गिवन होंगी आपको। दोनों लेंथ्स अगर गिवन हो तो आपने फार्मूला क्या लगाना है? आपने फार्मूला लगाना है E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। ये फार्मूला लगाना है। L1 L2 भी गिवन होगा और E2 भी गिवन होगा। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है? E1, तो इसको E2 को क्रॉस कर देना, तो E1 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 इंटू E2, ये हो जाएगा। ये काम बहुत आसान है, ठीक। लेकिन जाहिर है हमें मुश्किल के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब मुश्किल वाला काम अब बताने लगा हूँ, ठीक है जी। मुश्किल वाला काम अब बताने लगा हूँ। मुश्किल वाला काम क्या है? पोटेंशियोमीटर ऐसे होता है असल में, ये उसका टर्मिनल स्टार्टिंग है, यहाँ से यहाँ तक एक और टर्मिनल आगे सामने लगाया हुआ होता है। ये पूरी लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर। यहाँ ला के वायर को तोड़ा नहीं जाता, इस टर्मिनल के गिर्द ना ऐसे घुमा के वापस ले आते हैं वायर को, ऐसे वापस ले आते हैं यूँ। ये समझ लें कि ये एक वायर जो 4 मीटर या 400 सेंटीमीटर लंबी थी ना, उसको सीधा यूँ रखने के बजाय हमने पता क्या किया? ऐसे किया, ये यूँ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये पूरी 400 होगी। अब इमेजिन करें इसको वापस मैं सीधा करूं इस वायर को, तो सीधी हो गई ऐसे लंबी सी 400 मीटर बनती है। तो जब मैं आपको ये कहता हूं कि बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करके बताएं, बैलेंसिंग लेंथ, और मैं आपको ये बताता हूं, सर्किट को मैं कंप्लीट भी कर देता हूं। चलें, ये पॉजिटिव है बैटरी का, ये बैटरी का नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ से एक रेजिस्टेंस के थ्रू इधर आके इस B पॉइंट के साथ, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसके साथ लगा हुआ है। A पॉइंट के साथ यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आगे लेट से 2 सेल्स लगे हुए हैं। चलें, 2 सेल्स वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दोनों सेल्स के पॉजिटिव यहीं पे लगे हुए हैं, दोनों सेल्स के पॉजिटिव, और दोनों के नेगेटिव यहाँ पे दरमियान में हमने एक 2 वे की लगा दी है, 2 वे की यहाँ लगा दी है, ठीक है। और इधर दरमियान वाले टर्मिनल से हमने एक गैल्वानोमीटर लगा दिया है। और इस सेल को जब मैं इधर कनेक्ट करता हूँ, ये वाला सेल जब इधर कनेक्ट होगा यहाँ इधर, अब करंट पहले वाले ऊपर वाले सेल में से, E1 वाले में से करंट जाएगा गैल्वानोमीटर में से। गैल्वानोमीटर की जो जॉकी है, अब इसके साथ एक तार जो लगी हुई है, वो मैंने इधर लाई और यहाँ पर लाकर मैंने समझाया था, अगर जॉकी डायग्राम में ऐसे बनी हुई मिली, ऐसे इधर। अब ये कौन सी लाइन में है? देखें, दूसरी लाइन में। मैंने ज़रा रफ सी डायग्राम बनाई है जानबूझ के ज़रा समझाने के लिए। इधर एक मीटर रॉड उन्होंने डायग्राम के अंदर ना बना हुआ आपको दिखा दिया। मीटर रॉड यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये मीटर रॉड ऐसे करके बना हुआ है। मीटर रॉड की लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर है,
और आपको उन्होंने ये बताया ये जो जॉकी है ना दूसरी लाइन में है, और ये जॉकी दूसरी लाइन में जो 60 सेंटीमीटर का मार्क है उसके अगेंस्ट ये जॉकी है। तो मुझे शुरू से स्टार्ट से लेकर यहाँ तक ये सारी लेंथ बता दें ज़रा सेंटीमीटर में कितनी होती है, कमेंट्स में ज़रा जल्दी से बताएं। आई थिंक मुझे कमेंट्स डिसेबल ही करने पड़ेंगे यार। एक 140, इसका मतलब आपको समझ आ गई है सारी बात। 100 सेंटीमीटर पहले वाली लाइन का और 40 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये वाला 40 है और ये पहले वाले का यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो टोटल मिल मिला के 140 हो गया। अगर ये रीडिंग लेना समझ आ गई है फिर तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं, ठीक है, फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं। अगर आपको पोटेंशियोमीटर की ये बात समझ, अगर आपको लेंथ उन्होंने कहा डायग्राम से देख के बताएं तो ये देखना है और ये बतानी है आपने, बस बाकी फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक इसमें सिर्फ ट्विस्ट ये है कि कुछ पुरानी नोटबुक्स जो होती थी ना उनमें ये वाला टेबल भी होता था। वो क्या, पुरानी नोटबुक्स में वो कहते थे कि यार एक ही सेल से ईएमएफ फाइंड आउट करें। वो तरीका भी ठीक है, एक ही सेल से ना ईएमएफ फाइंड आउट करें, 2 सेल ही यूज़ कर रहे हैं आपने। ये वाला ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें 2 सेल नहीं है। अच्छा एक मिनट, ये साथ बना रहने दे यार, व्हाट एम आई डूइंग। ये ज़रा 2 अलग अलग चीज़ें हैं, पेपर में इनमें से कोई भी आ गया वैसे ही ज़्यादा ये इस वाले का चांस है, ये जो 4 लाइनों वाला पोटेंशियोमीटर है। लेकिन अगर ये आ गया कि एक सेल है तो फिर आपने फार्मूला थोड़ा सा बस चेंज करना है। बैलेंसिंग लेंथ एक ही दफ़ा आएगी, उसको बोलेंगे L, उसको आपने टोटल लेंथ से डिवाइड करना है जो कि होती है 400, और उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बैटरी की ईएमएफ के साथ, ये भी गिवन होगी, ड्राइवर सेल की ईएमएफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इस वाले सेल EX की ईएमएफ मिल जाएगी। ठीक हो गया, ये एक पॉइंट इसमें हमने क्लियर करना था, ये हमने कर दिया। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इससे पिछला जो एक्सपेरिमेंट है इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, पहले वाले में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं साथ साथ बता रहा हूँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी। किन एक्सपेरिमेंट्स में ज़रूरत है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपको समझने की है, याद रखने की है, जो भी है, जिनमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ किन किन में ड्रॉ करना है, ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर वाला है जो सेक्शन 2 में पहला एक्सपेरिमेंट है। इसमें लिख रहा हूँ डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हैं वोल्टेज है डिपेंडेंट और टाइम है इंडिपेंडेंट, ठीक है। V और T का वो ग्राफ होगा, तो T आपने एक्स एक्सिस पे रखना है और V को आपने वाई एक्सिस पे रखना है इस एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, टंगस्टन फिलामेंट लैंप वाला है, इसमें आप ओम्स लॉ ही रखें कि डिपेंडेंट इसमें करंट है और इंडिपेंडेंट उसमें वोल्टेज है, इसमें भी बता दिया। अच्छा, डायोड वाला आ गया जी, डायोड वाले में भी करंट डिपेंडेंट है, वोल्टेज इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग अ फोटो सेल, इसमें डिपेंडेंट जो है वो करंट है, उसको करंट को ऐसे उन्होंने थीटा लिखा हुआ है, और इंडिपेंडेंट जो है 1/d² है, ये इंडिपेंडेंट है, ये एक्स एक्सिस पे लेना है, ये वाई एक्सिस पे लेना है। एनालाइज द वेरिएशन रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर विद द टेम्परेचर, तो वेरिएशन जिस चीज़ की चेक करनी है वो है रेजिस्टेंस, तो ये वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया और टेम्परेचर जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। ये मैंने सारे एक्सपेरिमेंट्स के इधर बता दिए। सेक्शन नंबर 1 में करंट और कैपेसिटेंस वाला है, तो करंट और कैपेसिटेंस वाले में डिपेंडेंट वेरिएबल करंट हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटेंस हो गया, इसमें भी बता दिया। अच्छा, V इक्वल्स टू ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर, इसमें क्या है R ये हो गया इंडिपेंडेंट और 1/V हो गया डिपेंडेंट। 1/V और R के दरमियान ग्राफ ड्रॉ होना है, इस वजह से इसमें मैंने अभी आपको बता दिया कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वोल्टेज और इंडिपेंडेंट हो गया करंट। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मैंने आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है।
आई ओवर थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हाँ आखिरी वाले में आई ओवर थीटा वाले में नहीं, आई ओवर थीटा वाले में नहीं, वो थीटा और उसका है 1 ओवर डी स्क्वायर का ग्राफ, थीटा और 1 ओवर डी स्क्वायर का ग्राफ है। पॉइंट ए से स्टार्ट में और पॉइंट सी सेकंड लाइन में हो तो 20 सेंटीमीटर पे तो हो, लेंथ क्या आएगी सेकंड लाइन में 20 पे 180। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं बता दें, नहीं समझे? अच्छा बताता हूँ, टाइम कांस्टेंट बताता हूँ। स्लोप डाउनवर्ड कैसे पता लगेगी? जो ग्राफ की शेप जो है ना, देखो आसान सी बात है इसमें तो यार, जो ग्राफ ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो ना, इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है ऐसे, और जो ऐसे आ रहा हो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग बता रहा है इन्वर्स रिलेशनशिप, एक क्वांटिटी दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अपवर्ड स्लोपिंग बता रहा है कि एक वेरिएबल दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सा ये मतलब है इसका, ठीक है। ये भी हो गया क्वेश्चन आपका। सेक्शन बी की लास्ट वाला आपने कराया जी? कराया जी, हाँ बिल्कुल कराया। थर्मिस्टर वाला कल मैंने कराया, कल वाली वीडियो में देख लेना। थर्मिस्टर वाला आसान सा था, डिटेल से करा दिया। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन बीबीए में आ सकता है। एग्जैक्ट नहीं यार बताया मैंने आपको, थोड़ा सा चेंज करेंगे। टाइम कांस्टेंट इक्वल टू आर सी से होता है, लेकिन आपको ग्राफ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉलेज की गाइड में लिखा हुआ है करंट इक्वल्स टू कांस्टेंट डी स्क्वायर, व्हाट डज दैट मीन? अच्छा वो ये है ना, देखो जो हमने वो किया ना कल फोटो सेल वाला, उसमें हमने ये कहा जो करंट है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। तो जब भी दो वेरिएबल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आई इंटू डी स्क्वायर इज़ कांस्टेंट का ये मतलब है। अगर दो वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनका रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, तो करंट और कैपेसिटेंस का रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा, ये मतलब है। तो ये रेशो कांस्टेंट हो या ये प्रोडक्ट कांस्टेंट हो या ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, एक ही बात है। थीटा करंट ही है यार, थीटा करंट ही है, बस उसको डिफ्लेक्शन कहा गया है, बहरहाल वो है करंट ही है। कोशिश करूँगा कंप्यूटर का भी, ठीक है। थ्योरी नहीं, थ्योरी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने बता दी इंशाल्लाह वो काफ़ी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट फार्मूला बता दें। अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूला पहले एक्सपेरिमेंट का लाजमी याद करना है, लाजमी याद करके जाना है, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट का जो स्लाइड वायर ब्रिज वाले का उसका याद करें। इंटरनल रेजिस्टेंस यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर उसका याद करके जाना है। ये दो थोड़े मुश्किल हैं, बाकी आपको उम्मीद है कि वन ही होंगे। टाइम कांस्टेंट कैसे? अच्छा वो बताता हूँ टाइम कांस्टेंट। फर्स्ट ईयर में मैंने लाइव से प्रिपरेशन की थी। अच्छा चलो इंशाल्लाह इस भी अच्छे आएंगे। डिपेंडेंट हमेशा वाई एक्सिस, जी बिल्कुल हमेशा वाई एक्सिस पे होता है। इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है। लव यू फ्रॉम इंडिया, ओह थैंक यू वेरी मच। ये इंडिया वालों का भी पीबी है अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अगर वाकई आप इंडिया से हैं और आप पीबीए जो है वो सीखने के लिए लाइव स्ट्रीम में हैं तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उसके बाद 140 L1 था तो L2 क्या होगा? अच्छा L2 जो है वो दूसरी बैलेंसिंग लेंथ आएगी जब जॉकी को किसी और जगह पे रखेंगे, ठीक है। तो वो परेशानी होना, वो भी गिवन होगी आप, ठीक है। ओके हो गया सर। वोल्ट मीटर वाली रेजिस्टेंस में इंडिपेंडेंट कौन सी है? इंडिपेंडेंट है आर। रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर में इंडिपेंडेंट आर है और डिपेंडेंट 1/V है, ठीक है। तो 1/V और आर का ग्राफ ड्रॉ करना है, 1/V और आर का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। उस ग्राफ की मदद से आपने रेजिस्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ये आपने भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है 1/V और आर का, ठीक है। ये फार्मूला याद करना है, फार्मूले वालों को भी सुन लो, ये याद करना है। एक इंटरनल रेजिस्टेंस वाला है, इसके बाद वो लाजमी याद करना है ये वाला, ये फार्मूला याद करके जाना, ठीक है। L1 - L2 / L2 × R। ये L1 - L2 है, उलट ना लिख देना, ठीक है। और इस सारे को R से मल्टीप्लाई करना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस आनी है। कल पहली वर्क बता चुका हूँ लाइव स्ट्रीम में कि L1 और L2 का क्या मतलब होता है, उधर डिटेल से देख लेना। हाँ अभी मैं ये बता रहा था कि जो वोल्ट मीटर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस वाला है ना, वो चांस है आने का कल, ठीक है। तो उसमें आपने 1/V को वाई एक्सिस पे लेना है, आर को एक्स एक्सिस पे लेना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करनी है, उस लाइन को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करना है, बैकवर्ड्स आकर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर होगी, ठीक है। यहाँ कहीं था, मैंने करवाया ये वाला, ये एक्सपेरिमेंट है, ये वाला नहीं है, पता नहीं कहाँ गया, बरल इधर ही था कहीं, ये वाला है। ये मैंने सारा समझाया था पहली वाली उसमें
स्ट्रीम में वहाँ पे देख लेना, ठीक है। और ये थोड़ी सी इसकी थ्योरी है, अगर आपको ये हजम ना हो रहा हो कि 1/v कहाँ से आया, तो ये यहाँ से है। ये देखें, ये इक्वेशन y = mx + c से मैंने बताया था, इसको कंपेयर करेंगे तो 1/v इसका y एक्सिस पे आएगा और r इसका x एक्सिस पे आएगा। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो इसका x इंटरसेप्ट है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर होगा। ये ऐसे देखें, इसको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस किया, नीचे आगे x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इसने मीट किया ना, ये अभी आ रही है x एक्सिस मीट जहाँ पे किया 3100 ओम्स। तो ये 3100 ओम्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर है। ऐसे ग्राफ से फाइंड करके दिखाएंगे, ठीक है। आपका ग्राफ पता है कहाँ तक बनेगा? आपका ग्राफ यहाँ तक बनेगा। ये मैं इधर इसको शेड करता हूँ। आपका ग्राफ ये यहाँ तक की पहली वैल्यू तक बनेगा, यहाँ तक। आपने एक स्केल रखना है, ऐसे फुटा रख के ना इसको सीधी लाइन पीछे लेके आनी है, ऐसे 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 ऐसे। ये आकर खुद ब खुद जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को मीट करता है, इधर से स्केल रीड कर लेना। स्केल के हिसाब से ये कितना क्या क्या नंबर बनता है, वो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर होगी। अच्छा जी, MCQs नहीं होंगे जी, MCQs नहीं होंगे। 0 से क्यों नहीं स्टार्ट होती? अच्छा, वो इसलिए होती है कि वो स्ट्रिक्टली ना दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते वेरिएबल्स, ठीक है। वो अब थोड़ा सा मैथ है, आपको मैथ समझाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अगर दो वेरिएबल्स ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ना, तो लाजमी है कि वो पास होगी उसमें से, ओरिजिन में से। अच्छा, इसकी जैसे चलो सामने आ गया, ये ओरिजिन में से क्यों नहीं पास हो रहा? देखें, इस जगह पर इस पॉइंट पे, पहले वाले पॉइंट पे ना x एक्सिस की वैल्यू 0 है, यानी रेजिस्टेंस 0 है। तो इस सर्किट में अगर हम रेजिस्टेंस को 0 भी कर दें, इस वाले सर्किट में अगर मैं रेजिस्टेंस को यहाँ से 0 भी कर दूँ, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस बॉक्स से ना निकालूं, करंट तो फिर भी फ्लो करके जा रहा है इसमें से, ठीक है। रेजिस्टेंस 0 भी है, करंट फिर भी जा रहा है, तो वोल्ट मीटर रीडिंग फिर भी हमें देगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो वोल्टेज 0 नहीं होगी, बेशक रेजिस्टेंस 0 भी हो, इसलिए ये पास नहीं होगा ओरिजिन में से। अच्छा, वो टाइम कांस्टेंट वाला जी, उस पर बता दे तुमको, टाइम कांस्टेंट वाला, फिर मेरे ख्याल में इसको ख़त्म करते हैं। बोर ना हो जाए ना यार आप लोग। मैं तो बोर नहीं होता, मैं तो 3-3 घंटे क्लास लेता रहता हूँ, लेकिन हर कोई एंजॉय नहीं करता फिज़िक्स को ना। अच्छा, यही है, ये है टाइम कांस्टेंट वाला, ठीक है। ये सारी थ्योरी है, ये पेपर में, थ्योरी के पेपर में आने का चांस है, प्रैक्टिकल में नहीं। प्रैक्टिकल में PBA में क्या आएगा, देखें आपको ये वैल्यूज़ गिवन है, किसकी, वोल्टेज की और टाइम की, ठीक है। ये सर्किट सारा मैंने कल समझा दिया था, उसको छोड़ दें। ऐसे आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी। चलें, नीचे वैल्यूज़ गिवन है, मैं इसको क्यों मिटा रहा हूँ। जब आपने चार्जिंग की ना कैपेसिटर की, तो आपने एक स्टॉप वॉच अपने पास रखी और आपने हर 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद वोल्टेज नोट की, वोल्ट मीटर पे चार्जिंग की वोल्टेज कितनी आई। 10 सेकंड बाद इतनी आई, 20 सेकंड बाद इतनी आई, 30 सेकंड बाद इतनी आई। तो शुरू में देखें 10 सेकंड में 7.6 का इंक्रीज़ आया, फिर ज़रा वो थोड़ा होता गया, एंड में तकरीबन कांस्टेंट हो गया। तो शुरू में चार्जिंग तेज़ होती है, बाद में स्लो हो जाती है, ये आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं। डिस्चार्जिंग में शुरू में डिस्चार्जिंग तेज़ होती है, बाद में स्लो डाउन हो जाती है। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ कैसा बनता है, और इस ग्राफ से फिर आप कैसे निकालते हैं टाइम कांस्टेंट, ज़रा सुन लें, ठीक है। आखिरी चीज़ है ये, इसलिए सुन लें। यहाँ उन्होंने ये % वाली ये इतनी मुश्किल लंबी चौड़ी कहानी की है, मैं इसको आसान करके बताता हूँ। आपने यहाँ जो ग्राफ ड्रॉ करना है ना, वो ग्राफ ड्रॉ करना है वोल्टेज और टाइम के दरमियान, ठीक है। आपने ग्राफ ड्रॉ किया वोल्टेज और टाइम के दरमियान। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर टाइम की भी कोई ना कोई वैल्यू लिखता हूँ। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे है कोई 5 सेकंड, ये वाला 10 सेकंड है, ये वाला 15 सेकंड है, ये वाला 20 सेकंड है, ऐसे चलता हूँ। और यहाँ वोल्टेज की वैल्यूज़ मैं लेता हूँ, लेट्स सपोज़ ये 5 वोल्ट लेता हूँ, या इसको 4 लेता हूँ, ये 8 हो गया, ये आगे से 12 हो गया, एंड सो ऑन। अब मेरी जो पीक वोल्टेज है ना, पीक वोल्टेज, सबसे हाईएस्ट वोल्टेज, वो मैंने देखना है ग्राफ के ऊपर कितनी है, या मेरे टेबल ने मुझे कितनी बताई है। पीक वोल्टेज जो है ना, लेट्स सपोज वो है 14 वोल्ट। आपने हमेशा उसको क्या करना है, 14 को ना, या जो भी पीक वोल्टेज है, जैसे मैंने कल 12 कही थी तो आज 14 बता रहा हूँ, इसको 0.632 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 14 को मैं 0.632 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो यार अब ये चाइना नेपाल वाले सारे आ जाएंगे, तो आई नो कि आप लोग इतने सही हैं। 14 टाइम्स 0.632,
इंडिया वालों को किधर हमारी स्ट्रीम देखने देते हैं, आई नो। अच्छा 8.848 है, ये V इक्वल्स टू आ जाएगा 8.848, ये आ गया। इसको पीक वोल्टेज को 0.632 से मल्टीप्लाई करने से ये एक नंबर आ गया। आपने अपनी y एक्सिस पे ये नंबर ढूंढना है कहाँ पे है, ठीक है। ये 8 है तो 8.8 यहाँ पे कहीं पे इधर ही कहीं पे आ जाएगा, ये आ गया 8.8 लेट्स सपोज। इसको मैंने इधर लाकर मिलाना है इस ग्राफ की इस कर्व के साथ, और यहाँ से इसको ऐसे नीचे ड्रॉप कर देना है। यहाँ से नीचे ये ड्रॉप होगा, नीचे आकर जो भी टाइम एक्सिस पे मेरे पास वैल्यू आती है ना, वो मेरा टाइम कांस्टेंट होता है। वो टाइम जिस टाइम के दौरान 63.2% चार्ज डिपॉजिट हो जाए कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्जिंग के दौरान, वो टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन याद करनी है, लाजमी याद करनी है। और कितने परसेंट होता है टाइम कांस्टेंट जो है, वो जो टाइम फॉर हाउ मच चार्ज या हाउ मच वोल्टेज, ये ज़रूर याद करना है। और T=RC, और RC के यूनिट्स क्या होते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, ये ज़रूर याद करना है, ठीक है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, क्यूरीज, रिविजन ज़्यादातर मैंने कर दिया है। अब अगर कोई सवाल है जेन्युइन तो मेरे से वो अभी आप पूछ लें, वरना फिर हम इसको कंक्लूड करें। चैप्टर 17 से प्रैक्टिकल बन और नहीं बनेगा, कोई भी नहीं प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल आपको ये लिस्ट दी है यही वाले आएंगे, नया कोई नहीं बन के आएगा, ठीक है यार। अभी के लिए ना जो सवाल है सिर्फ वो पूछें। मुझे पता है कि ये कमेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना, जेन्युइन क्वेश्चन भी ना पढ़ा ही नहीं जा रहा। आप लोग ये फजूल किस्म के मैसेज अभी छोड़ दें यार। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाला प्रैक्टिकल ये मैंने कल करवाया यार। परसेंटेज, हाँ वेरी गुड यार, वेरी गुड क्वेश्चन। परसेंटेज एरर ये आया है तो आप परसेंटेज एरर वाला सुन लें, गुड क्वेश्चन। आई थिंक ये उसमें मैट्रिक वाले में आया है। परसेंटेज एरर सुने, परसेंटेज एरर का फार्मूला, परसेंटेज एरर जब आप फाइंड आउट करने लगते हैं तो उन एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं जिनमें आपको एक्चुअल वैल्यू पता होती है। पहली बात ये समझ लें, ठीक है। परसेंटेज एरर उन एक्सपेरिमेंट्स में फाइंड आउट करते हैं जिनमें आपको एक्चुअल वैल्यू पता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये EMF ऑफ द सेल वाला एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपको EMF की वैल्यू एक्चुअल वाली पता हो, EMF की एक्चुअल वैल्यू पता हो, और आपने वैल्यू कुछ और कैलकुलेट कर ली, यानी आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज़रा डिफरेंट आ गई, तो आपकी वैल्यू में ज़रा थोड़ा सा एरर आ गया, ठीक है। तो आपने परसेंटेज एरर कैसे करना है, अपनी कैलकुलेटेड या मेजर्ड वैल्यू को लेना है, उसमें से आपने एक्चुअल वैल्यू को माइनस करना है और उसको डिवाइड करना है एक्चुअल वैल्यू के साथ, ट्रू एक्चुअल जो मर्जी बोल लें, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल EMF ऑफ द सेल कहते हैं असल में है 3 वोल्ट, आपका आंसर आया 2.8 वोल्ट, ठीक है। आप इसका परसेंटेज एरर निकालें तो आपकी 2.8 है, माइनस इसमें से 3 करें, ओवर एक्चुअल करें, 2.8 × 100 करें, ठीक है। बाज़ जगहों पर ये कहते हैं इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, यानी नेगेटिव आ भी जाए तो छोड़ देते हैं, नेगेटिव लिख भी दें कोई मसला नहीं है, या इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दें फिर भी कोई मसला नहीं। तो ये एरर निकालेंगे तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। और कोई सवाल जी? पासिंग मार्क्स इसके 4 हैं जी। इम्पॉर्टेंट रिवाइव कर दें। इंपॉर्टेंट मैंने बताया जी, सेक्शन ए में इंपॉर्टेंट बताए हैं मैंने कौन कौन से थे। एक्सपेरिमेंट नंबर मेरे ख्याल में ना 1 सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद 2 भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ये 5 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर वाला भी इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम्स आती हैं, बिल्कुल हो सकता है आपको ऐसी आए कि जिसमें आपको डायग्राम कंप्लीट करनी पड़े, यानी वोल्ट मीटर लगाएं, एम मीटर लगाएं, ऐसा कुछ सवाल है, ठीक है। मैं ज़रा 1 मिनट अपना चार्जर लैपटॉप का लगा लूँ, फिर बाकी बात करता हूँ। 1 सेकंड दे मुझे।
यार BBA नहीं कराया यार, BBA सारे करा दिए मैंने आज। अच्छा आज मैंने रिवाइज़ कराए हैं, 2 नए वाले कराए हैं, 2-3 को पुराने कराए हैं। यानी मैंने इन 3 लाइव स्ट्रीम्स में शायद हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे करवा भी दिए हैं, रिवाइज़ भी करा दिए हैं, क्वेश्चंस भी करा दिए, वर्कशीट्स भी बता दिए, क्वेश्चंस में आने वाले भी बता दिए। हाँ बिल्कुल डिस्चार्जिंग में 0.37 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस 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 11th का कौन सा BBA यार, 11th का कौन सा भी हो रहा है BBA कोई, मुझे पता नहीं वैसे। सर्किट डायग्राम प्रैक्टिस करें, स्लाइड वायर ब्रिज की, पोटेंशियोमीटर की, सर्किट डायग्राम टंगस्टन फिलामेंट लैंप वाले की, ठीक है जी। डिस्चार्जिंग में 0.37 से पीक वोल्टेज को 0.37 से मल्टीप्लाई करना है। फुल मार्क्स आ जाएंगे मुझे नहीं पता जी, मैंने पेपर नहीं बनाया, मैं क्यों आपको प्रेडिक्शन देता करूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वही पेपर में आएगा। लेकिन अगर आपको, मैंने कल भी कहा था कमेंट्स में एक स्टूडेंट को, कि अगर आप समझते हैं कि वीडियो देखकर आपको कुछ सीखा है, आपने कोई वैल्यू ऐड हुई है, तो फिर इसका फ़ायदा है वीडियो का, वरना नहीं। अगर अभी तक आप 1.5 घंटे से बैठे हुए यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा इंशाल्लाह, ठीक है। ग्राफ है एक्स और वाई कैसे लेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बड़ी डिटेल से बताया, बड़ी डिटेल से हर एक एक्सपेरिमेंट के डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बता दिए कौन से हैं। ये देख लो थोड़ा सा, ये है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इनमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, डिपेंडेंट हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं। सेक्शन बी के ये वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, इससे ऊपर सेक्शन ए के डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले भी हैं, सेव कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाए हुए हैं। जॉकी छोड़ दो, बस जॉकी एक वायर है छोटी सी, बस तार है, उसका कोई ताल्लुक नहीं रीडिंग्स के साथ, ठीक है। अपरेटस से भी आता है, मुश्किल है अपरेटस से यार, ठीक हो गया। 2 and 5 रिवाइज़ प्लीज़, 2 and 5 कौन सा है यार, 5 बता चुका हूँ मैं, थोड़ी देर पहले रिवाइज़ कराया है। इंटरनल रेजिस्टेंस वाला यार पहली वाली लाइव स्ट्रीम में मैंने बताया था, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा इंशाल्लाह। प्रोसीजर को छोड़ दें, अपरेटस सब का तकरीबन बैटरी शैटरी सब में लगती है, बस ये याद कर लें। 4 इंपॉर्टेंट है, 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल में, मुश्किल है थोड़ा सा ज़रूर। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो टाइम कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन पढ़नी है यहाँ पे बुक में, वो ये लिखा हुआ है कि द टाइम टेकन बाय 63.2% ऑफ द चार्ज टू बी डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, इस वजह से। अच्छा प्लीज़ प्लीज़ किस पे प्लीज़ कर रहे हैं यार, ये गेमिंग कौन है, प्रोसीजर नहीं आता, फिर प्रोसीजर को छोड़ दें। फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाले में थीटा क्या है, करंट है, थीटा करंट है, थीटा करंट है, ठीक है। असेसमेंट में सर्किट दिया है, इसमें पीक चार्ज कैसे निकला है। अच्छा पीक चार्ज जो सबसे आखिरी वैल्यू होगी ग्राफ के ऊपर, वो पीक चार्ज होता है, जहाँ ग्राफ जाके स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ठीक है। जॉकी एक्ट है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, बिल्कुल ठीक है, जॉकी एक्ट है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। फुल रिवीजन करवा दें रात को, फाइनल रिवीजन जिसमें सारा कवर, ये फुल ही करा रहा हूँ यार, सारा कुछ करवाया इसमें। 2 and 5 अच्छा चलो यार, ये 2 वाला जो है ना बार बार कह रहे हैं, 2 वाले को ज़रा देख लें, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। जल्दी से टाइम नहीं है, इसको मैंने क्लोज़ भी करना है यार, मैं थोड़ी सी ब्रेक लेके फिर आगे फिर पढ़ाना है मैंने। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस वाला एक्सपेरिमेंट। एक सेल की ना इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के साथ। तो सर्किट देख जल्दी से, सर्किट में ऐसा होता है कि एक पोटेंशियोमीटर के साथ हम एक बैटरी लगाते हैं, ये देखिए ये बैटरी है, ये हमने इस पोटेंशियोमीटर के साथ लगाई है। एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लाजमी है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ए के साथ, इस पॉइंट के साथ लगाया है, और नेगेटिव टर्मिनल ES एमीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव एमीटर को निकाल दें, ये रियोस्टैट के थ्रू इस C के साथ लगाना है ऐसे, ठीक है। जहाँ बैटरी का पॉजिटिव लगाया ना, वहीं पे इस सेल का पॉजिटिव लगाना है, दोनों के पॉजिटिव एक जगह पे लगाने हैं, दोनों हाई पोटेंशियल पे रहने चाहिए। इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो इसके नेगेटिव के साथ गल्वानोमीटर लगा दिया है और आगे एक जॉकी लगा दिया है। फिर इस सेल के साथ पैरेलल में नीचे मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स इधर लगा दिया, यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स, और बीच में एक की लगा दी। अब क्या होता है, शुरू में इस की को ऑफ़ करते हैं तो इसकी तरफ कोई करंट नहीं जाता, कोई करंट नहीं जाता।
हमने सिर्फ इस सेल में से करंट को गुजारा और इस वायर में से करंट को गुजारा। इस जॉकी को हम मूव करते गए एक पॉइंट ऐसा आया जॉकी इस जगह पे आई जहाँ पर इसको पॉइंट बी कह लेते हैं, जहाँ पर गैल्वानोमीटर ने ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कर दी। वो लेंथ ए से लेकर बी तक हमने नोट डाउन कर ली। जब रेजिस्टेंस ऑफ है वो जो लेंथ आएगी उसका नाम होगा L1। फिर मैंने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से इसकी की को क्लोज़ कर दिया, यानी अब करंट जो इधर आएगा वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है। रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस अप्लाई की तो इसकी तरफ भी करंट गया। अब दोबारा से वही प्रोसीजर दोहराया, दोबारा से बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट की, लेकिन अब जो बैलेंसिंग लेंथ है लाजमी वो पहले से कम आएगी। अब वो बैलेंसिंग लेंथ पहले से कम आएगी। अब जो बैलेंसिंग लेंथ है उसका नाम रख दिया L2, और जो रेजिस्टेंस यहाँ से इस बॉक्स से हमने निकाली वो R। ये तीन चीज़ें हमें गिवन होंगी, इसलिए परेशान नहीं होना। हमने L1, L2 और R को इस फार्मूला में पुट करना है, L1 माइनस L2 ओवर L2 इंटू R के अंदर, और हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेनी है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई थ्योरी वगैरह अगर सीखनी है तो मैंने वीडियो जो चैनल पर डाली हुई है उसको ज़रा देख लेना गौर से, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, पीक वैल्यू कहीं से भी नहीं ली यार मैंने। पीक वैल्यू मैंने ग्राफ के अंदर ना, देखो ज़रा, ग्राफ आपका ऐसे बना हुआ होगा, ऐसे यूं करके ऊपर जाते जाते ना ग्राफ यूं करके ऐसे कर्व हो जाएगा। ऐसे जहाँ ग्राफ कर्व होके बिल्कुल सीधा हो गया ना, यहाँ ये ग्राफ के ऊपर आप ऐसे रीड कर लें, ये इधर जो भी वैल्यू आपके ग्राफ के ऊपर आएगी ये पीक होती है, इसको पीक वैल्यू कहते हैं। वैसे आपका जो टेबल बना हुआ होगा ना, जिसमें वोल्टेज टाइम का टेबल है, इसमें नीचे जो सबसे आखिरी वोल्टेज की वैल्यू होगी ना वो पीक वैल्यू ही होती है, चार्जिंग की लास्ट वैल्यू। ठीक है, लाइव स्ट्रीम यार देख लो, आपको अगर इसमें से ही समझ आ गई है तो बस ये काफ़ी है। सेक्शन ए के लिए पहले वाली देखनी पड़ेगी और सेक्शन बी के लिए कल वाली। ठीक है, ओके हो गया। सेक्शन बी में मैंने बता दिया आपको, फ़ोटो सेल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने यहाँ बता दिए थे पहले ही स्टार्ट में ही, पहली लाइव स्ट्रीम पे मैंने इंपॉर्टेंट वहीं पे बता दिए थे, क्योंकि मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट ये है यार, अगर इनमें से ना आया तो मुझे गालियाँ ना देना कल। अच्छा, इससे मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे बेटे, ये फ़ोटो सेल वाला नंबर 4 बताया था इंपॉर्टेंट, नंबर 3 बताया था और नंबर 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हैं। कोशिश करूँगा, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं, किसी बायोलॉजी वाले बंदे को साथ बिठा के ना 1-2 वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, अच्छा ग्राफ कौन कौन से वाले में, ये सेक्शन 2 में ना सारों के साथ ग्राफ हैं, इसीलिए ना सब के मैंने आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख दिए, सब में ग्राफ है सेक्शन 2 वालों में। सेक्शन 1 वालों में 4, 5 और 6 के साथ ग्राफ हैं, यानी ग्राफ वाले बहुत सारे हैं। रात को नहीं, बस ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद अब नहीं आएगी वीडियो, इसके बाद वीडियो नहीं आएगी, आखिरी है। ठीक है, हाँ इसमें भी कैलकुलेशन तो आ सकती है, कैलकुलेशन तो इसमें भी आ सकती है। फार्मूलाज मिक्स हो रहे हैं। फार्मूलाज देखें, आपने सिर्फ स्लाइड वायर ब्रिज का याद करना है। मैंने आपको क्या कहा है, स्लाइड वायर वाला और इंटरनल रेजिस्टेंस वाला 2 बता रहा हूँ सिर्फ, बाकियों का फार्मूला नहीं है। V=IR ज़्यादातर में लग रहा है, या ग्राफ या कांस्टेंट हो रही हैं चीज़ें, बस फिर मिक्स नहीं होगा। फ़ज़ाइया अच्छा, बस करवा दिए यार। अब मेरे ख्याल में इसको कंक्लूड करते हैं। डायोड वाला रिवाइज कर, ये कल वाली वीडियो देख लेना, उसमें ज़्यादा डिटेल से कराया। अभी मैं जल्दी में कराऊंगा ना तो नहीं होगा। ठीक है, रात को यार फाइनल है PSL का। नहीं, असल में मैं थक बहुत गया हूँ यार। ये 2-3 दिन से आपकी 1.5 घंटे की ये लाइव स्ट्रीम है, 2 क्लासें मेरी चल रही हैं,
मेरे पास कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं, उनके भी फाइनल पेपर चल रहे हैं, तो वो भी घंटे के बजाय कहते हैं जी 2 घंटे पढ़ाएं। अभी मेरी इसके बाद फिर क्लास है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम का इशू है। बायो कंप्यूटर का कोशिश पूरी इंशाल्लाह करूँगा, कल अपने को बंदे साथ बिठाता हूँ। अच्छा, सब कुछ हलवा बन गया। उफ, हलवा बन गया। जो मैंने भरोसा करो, मेरे पे नहीं, अल्लाह पे भरोसा करो। जो मैंने इंपॉर्टेंट बताएं सिर्फ ये कर लो यार। जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता ना, सिर्फ वो कर लो, ठीक है। अगर बिल्कुल कुछ नहीं आता तो जो इंपॉर्टेंट बताएं वो करना। जिसने पूरे नंबर लेने हैं ना, फिर उसको सारों में से कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, थ्योरी के कंबाइन होंगे, कंफर्म किसी ने किया है मुझे। वो इंग्लिश कीज़ वाले जो सारा है ना, उनसे, वो उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। अगर उन्होंने कहा तो बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है। फेवरेट यार मेरी इस्लामाबाद थी, वो तो निकल गई। अच्छा ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, ये स्लाइड वायर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों ही व्हीटस्टोन ब्रिज वाले ही। हाँ, मैं रावलपिंडी से। लाहौर या कोयटा, चलो जो जीत गई वो हमारी। चलो जी, अब इसको बस मेरे ख्याल में $50 गिफ्टेड। किसको गिफ्ट किए हैं? मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाने, ठीक है। कौन से इंपॉर्टेंट हैं? अभी भी सामने इधर लिखे हुए हैं यार इंपॉर्टेंट। जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता ना, सब मिक्स हो रहा है ना, तो सेक्शन 1 में से ना ये वाले कर लें, ये वाला कर लें, ये वाला कर लें और ये वाला करें। बिल्कुल कुछ नहीं आता, ये बाकियों ने नहीं, बाकियों ने करने हैं, मैंने सारा कुछ करवाया है। ज़ोर आपने लगाया है, बैठे रहे आप मेरे साथ, तो उन्होंने सब कुछ करना है, ठीक है। इसमें से सवाल आने का चांस है, इसमें से सवाल आने का चांस है, इसमें से भी आपको टाइम कांस्टेंट का पता होना चाहिए, ठीक है। और ये लाजमी करना है आपने। जिनको कुछ भी नहीं आता वो ये 1 2 3 और 1 2 3 6 कर लें। ये डिटेल से वीडियो जो बनाई हुई उसमें से देख लेना, ठीक है। कुछ भी नहीं आता जिनको, उनको कह रहा हूँ। बाकी मैंने करवा सारे दिए हैं, बिल्कुल हो जाएगा। जो मैंने वीडियोस 3 लगाई हैं उनमें से करोगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब क्या ट्यूशन पढ़ोगे? आप तो सेकंड ईयर भी पास कर लिया, अब यूनिवर्सिटी जाओगे। यार यूनिवर्सिटी में ट्यूशन नहीं होती। टेंजेंट की वैल्यू कल बता दिए, कल वाली वीडियो देख लेना दोबारा, ठीक है। ओके, आई थिंक इसको कंक्लूड करते हैं। 6:37 हो गए हैं, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज 1.5 घंटे से ज़्यादा लाइव स्ट्रीम ले लिए। दिस शुड बी इट। और मुझे जैसे ही कल पेपर मिलता है, तो क्योंकि मेरी ड्यूटी शूटी कहीं पे भी नहीं है, तो बाकी दोस्तों यारों से जब पेपर आता है तो मैं उसका सलूशन अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही मेरे पास आएगा इंशाल्लाह सलूशन अपलोड कर देंगे। थ्योरी के लिए भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पोस्ट करेंगे, और बायोलॉजी वगैरह का जो आपका PBA है उसके लिए भी करेंगे। तो कल